नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। आज ईद का दिन है। बिहार अपडेट के सभी दर्शकों को ईद की शुभकामनाएं। आज हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अनिता जी आपका भी स्वागत है। और साथ हमारे बने हुए मनीष वत्स जी, जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। मनीष जी, आपका भी स्वागत है जी। धन्यवाद। आज की चर्चा का सिलसिला मनीष जी से ही शुरू किया जाए। मनीष जी, क्या है आज सोशल मीडिया में? एक तो मेरे को लग रहा है कि आज ईद की बधाइयों का तांता लगा होगा। नेताओं ने जो राजनीति और प्रचार और ऐसा कोई भी मौका और कोई दाव नहीं छोड़ते। आज लगता है राज्य के प्रमुख नेताओं ने तो ईद की मुबारकबाद लोगों को दी ही होगी। जी, अभी तो चूंकि चुनावी माहौल ऊपर से ईद है, तो ऐसे में ईद की मुबारकबाद तो ऐसे भी लोग देते ही हैं। इस बार थोड़ा ज्यादा प्रेम से दे रहे हैं। दूसरी बात, सोशल मीडिया में ईद के अलावा जो एक खबर चल रही है वो कोरोना और बाढ़ की है, जो कि रेगुलर चलती ही आ रही है। इसके अलावा एक पुल बह जाने की खबर भी चल रही है। हालांकि पुल की खबर से ज्यादा महत्वपूर्ण अभी जो चूंकि मैं बात करता हूं सोशल मीडिया, तो ज्यादातर विपक्षी नेताओं और सत्ता पक्ष के नेताओं के अलावा कई लोगों को देखता हूं कि किस विषय पे ज्यादा वो बोल रहे हैं। तो ईद के अलावा जो बाढ़ से भी गंभीर स्थिति की बात होती है तो कोरोना की ही बात आती है। बिहार में अक्सर शायद इसको चुनावी मुद्दा या कह सकते हैं कि चुनाव का समय है, तो चुनाव में जोर शोर से उसको उठाने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जा रही है। सत्ता पक्ष के भी लोग जो जुड़े हैं, जैसे में लोजपा भी लगातार कोरोना का मुद्दा उठा रही है। तो हम ट्वीट पे नजर डालते हैं, तेजस्वी यादव ने एक खबर थी हांगकांग की खबर में थी कि हांगकांग ने चुनावों को टालने का फैसला किया है। तो उस खबर को कोट करते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पे हमला बोला है। तेजस्वी का कहना है कि लगता है नीतीश कुमार सोचते हैं कि बिहार के पास हांगकांग से भी ज्यादा संसाधन है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है, तभी तो वो चुनाव कराने के लिए व्यग्र है, जबकि हांगकांग ने चुनावों को टाल दिया है। उनका कहना है कि नीतीश कुर्सी के लिए कुछ भी माने कुछ भी करेंगे, जनता मर रही है तो उन्हें कोई परवाह नहीं। वैसे स्वास्थ्य सुविधाओं की का मुद्दा अक्सर उठते रहा है, सब लोग उठाते रहे हैं, विपक्ष भी उठाते रहे हैं, और वाकई जमीनी स्तर पर देखा जाए तो बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं जर्जर स्थिति में है। एक डेटा पे नजर डालते हैं। बिहार सरकार का ही डेटा है, आंकड़ा है। उन्होंने हाई कोर्ट में एक आंकड़ा पेश किया था अभी कुछ दिन पहले, जिसके अनुसार राज्य में कुल डॉक्टरों के 11,645 स्वीकृत पद हैं और इसके एवज में मात्र 2,877 डॉक्टर हैं। मतलब कि 8,768 पद खाली पड़े हैं, यानी 75% से ज्यादा डॉक्टरों के पद जो बिहार में वो खाली पड़े हैं। और ये स्थिति शहरों की है। गांवों में 85% से ऊपर जो पद हैं वो डॉक्टरों के खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं में अस्पतालों की बात करें तो बिहार में जिला स्तर के जो सदर अस्पताल है वहाँ वेंटिलेटर्स नहीं है, सुविधाओं का अभाव है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। ऐसे में कोरोना काल में वाकई चुनाव कराना शायद एक रिस्क का सौदा हो सकता है। इस पर चिराग पासवान ने भी अक्सर इस पर टिप्पणी करते आ रहे हैं। उन्होंने, उनकी पार्टी ने चुनाव आयोग को खत लिखा है। अभी कल या परसों उनका खत चुनाव आयोग के पास गया था। चूंकि चुनाव आयोग ने 31 जुलाई तक सब राजनीतिक दलों से सहमतियां मांगी थी चुनाव को लेकर, तो उसमें चिराग पासवान ने चुनाव ना कराने की, लोजपा ने चुनाव ना कराने की अपील चुनाव आयोग से की है। उनका कहना है कि अक्टूबर नवंबर में कोरोना की स्थिति बहुत ही गंभीर होने वाली है, बहुत ज्यादा जगहों पे फैलेगा और बहुत मात्रा में फैलेगा। ऐसे में चुनाव आयोग चुनाव ना कराए ताकि लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। कुल मिलाकर अभी आ रहा है विधानसभा चुनाव, तो ऐसे में कोरोना और बाढ़ का मुद्दा ही छाया रहेगा। ऐसा जी मनीष जी, जी जिसका जिस रंग का चश्मा खबर और मौका और माहौल वो उसी रंग में देखता है। हांगकांग में चुनाव रद्द कर दिए गए हैं, तेजस्वी इसकी बात कर रहे हैं।
अभी पिछले दिनों खबर थी कि अमेरिका में कोशिश करी है ट्रंप ने कि किसी तरीके से चुनाव टाले जाएं, और उनकी पार्टी ने ही विरोध किया है कि चुनाव टालने की कोशिश न की जाए। इस पर क्योंकि तेजस्वी को ये सूट नहीं करता, ये विषय उनको नहीं रुचता, ये उनकी सोच के अनुरूप नहीं है, तो वो इसका उदाहरण न देकर हांगकांग पर ही टिक जाएंगे। कोरोना के साथ बाढ़ भी एक बड़ी समस्या है। बाढ़ में बहते पुल, अभी पीछे एक लगभग 200 करोड़ की से अधिक की लागत से बना हुआ पुल, हालांकि कहा यह गया कि उसके जो संपर्क जो रोड थी उसका पुल बहा है, लेकिन एक पुल वहां बहा है। और अभी ताजा खबर यह है कि एक पुल अभी बिहार में और है। तो पानी के साथ जो बाढ़ के साथ बहते हुए पुल हैं, लोगों के बहते हुए सपने हैं, कोरोना में बहते हुए अरमान है। रवि जी, ये जो बिहार निरंतर कष्ट में बिहार की जनता फंस रही है, इस पर आपका क्या कहना है? ये अतुल जी बहुत दुखद स्थितियां हैं, और मैं एक थोड़ा सा अपडेट कर दूं। आपने जो कहा कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव टालने की फिराक में थे, तो कल वाकई उनका बयान आया था, लेकिन फिर खबर यह है कि उन्होंने पलटी मारते हुए, यू टर्न लेते हुए कह दिया कि मैं तो नहीं टलवाना चाहता हूं, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। रही बात पुलों की, तो दुष्यंत कुमार का मुझे एक बहुत मशहूर शेर याद आ रहा है, बात वहां से शुरू करूंगा। उनकी एक बहुत पॉपुलर गजल का मतलब इस तरह से है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, और पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर हैं, बात इतनी है कि कोई पुल बना है। तो पुल बनने पर अब ये जो कंटेंट है, ये जो मफहूम है दुष्यंत कुमार के शेर का, आप देखिए कितना बड़ा तंज है। और कब उन्होंने लिखा था, बहुत वर्षों पहले उन्होंने ये लिखा था कि कोई एक पुल बना है और उसको लेकर के संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच तेज बहस हो रही है। तो यानी पुल हमेशा से सियासी बहसों और खासतौर पर बड़े पुल, क्योंकि जब बड़े पुल बनते हैं उनका बजट करोड़ों में है, जैसे कि आपने बताया कि अभी 200 करोड़ से ज्यादा लागत का, शायद 234 करोड़ लागत का एक पुल का संपर्क रूट एक टूटा था। तो पूरे देश में टेलीविजन पे हमने वो खबरें देखी, और वो पुल का ढहा हुआ हिस्सा, उसमें से लरस कर बह रहा पानी हमने देखा। तो वाकई पुलों के बजट बहुत बड़े होते हैं, और उनमें भ्रष्टाचार की एक ही पुल में बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है। तो ये पुल जो ढह रहे हैं बिहार में, ये कहीं ना कहीं जनता के भरोसे के पुल भी ढह रहे हैं इन पुलों के साथ साथ। और जो गठबंधन वाले जो पुल थे, अभी तक हमें उनका कोई बहुत विशेष स्वरूप देखने को नहीं मिला है। विपक्ष का जो महागठबंधन है, उनके बीच के जो सेतु हैं, उनके बीच के जो पुल हैं, वो भी अभी तक उनकी भी दिशा दशा तैयार होती हुई नहीं दिख रही है। और नीतीश कुमार के जो पहले ट्वीट 134 दिन बाद हुए ट्वीट में जिस तरह से उन्होंने कम्युनलिज्म करप्शन की बात कही, तो कम्युनलिज्म को कोट अनकोट हाईलाइट करते हुए हम ये कहें तो सत्ता पक्ष का जो गठबंधन है, उसके बीच भी भरोसे के पुलों में कहीं ना कहीं कोई बड़ी दरार, बड़ी शिद्दत से हमको महसूस हो रही है। देखिए अब जल्दी ही स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। अगर चुनाव, जैसा कि मनीष ने कहा कि खसकते हैं, तो इसका फायदा यकीनन सत्ता पक्ष को होगा, और सत्ता पक्ष में भी जेडीयू को उतना नहीं होगा, सत्ता पक्ष में भी बीजेपी को शायद ज्यादा होगा, क्योंकि सीधे सीधे राष्ट्रपति शासन में वहां के राहत कार्यों, वहां के स्वास्थ्य सेवाओं की कमान राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएगी। जाहिर है कि राष्ट्रपति के जरिए केंद्र सरकार के हाथ में आ जाएगी। तो देखिए पुल ढहना वाकई कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरी एक गजल का एक शेर और याद आ रहा है, वो और सुना देता हूँ कि पंख मेरी जेब में हैं, उस किनारे पर खड़े हो तुम। पंख मेरी जेब में हैं, उस किनारे पर खड़े हो तुम, पर हमेशा की तरह फिर पुल हुआ हूं मैं। तो पुल होना एक बहुत बड़ा प्रतीक है, और वही प्रतीक जो सकारात्मक प्रतीक है, अगर वो ढह जाए, बहुत सारे प्रतीक एक साथ ध्वस्त हो जाएं, तो ये बड़ा राजनीति के लिए मरसिया पड़ने का समय है बिहार में। आज की तारीख में जो नेतृत्व है, जो राजनेता हैं, उनमें से शायद ही मोदी, नरेंद्र मोदी जैसे गिने चुने लोग हैं जिनके पीछे जनता चलती है, वो जनता के पीछे नहीं चलते। लेकिन जिस तरीके से बिहार में इस समय सुशांत को लेकर खेल रचा जा रहा है कि आरजेडी भी मांग कर रही है, एलजेपी भी मांग कर रही है, और उसी दौड़ में, उसी होड़ में कहीं ना कहीं
जेडीयू को शामिल होना पड़ रहा है। और जाने अनजाने जो जनता की भावनाएं हैं, जो जनता की संवेदनाएं हैं, उनके तहत नेता काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते जो एफआईआर दर्ज हुई जैसा आपने बताया, और इसी के चलते बिहार पुलिस अभी वहां जाकर जांच भी कर रही है। ठीक है, सुशांत की मौत से शायद बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्कोर, बहुत सारी जो लक्ष्य है वो सेटल करने की कोशिश की जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि अगर जनता का उभार इसमें दिखाई दिया तो हो सकता है कि ये जाने अनजाने लोगों को, राजनीतिक दलों को मुद्दा बनाना पड़े। देखिए, सुशांत को राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए उनके परिवार के किसी परिजन को चुनावी मैदान में उतारना बहुत जरूरी होगा, ताकि वो उस इमोशंस के साथ प्ले कर सके। तो ऐसे में देखना, और क्या सुशांत के पिताजी या कोई बहन उस बिहार के इस विधानसभा चुनाव में आती है, अगर आने को राजी है तो जाहिर सी बात है सुशांत एक मुद्दा बन सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आते हैं तो ये एक सुर्खियों वाली बात होगी और एक पुरजोर तरीके से अपने कदम को रखने वाली बात होगी। बिहार की जनता को ये बताने वाली बात होगी कि बतौर सीएम मैं अपनी जनता का ख्याल रखता हूँ, और मेरे किसी भी बिहारी को कहीं भी कोई तकलीफ होती है या उनको उनका कुछ दमन होता है तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। तो ये है। और आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती कि मोदी के पीछे, प्रधानमंत्री मोदी के पीछे जनता चलती है, वो जनता के पीछे नहीं चलते हैं। राजनेता होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी से अगर ऐसा है भी तो मैं यही उनसे गुजारिश करूं कि वो जनता के पीछे चले। जब वो जनता के पीछे चलते रहेंगे तो साथ ये जो है बना ही रहेगा और हमेशा बना रहेगा, उसमें कोई एरोगेंसी नजर नहीं आएगी। तो लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार जो है, यहाँ पे जो महाराष्ट्र सरकार को बार बार, जो उनके खासकर उनके गृह मंत्री को बार बार ये उनको पॉइंट आउट किया जा रहा है, और सूरज पंचोली के साथ आदित्य राज ठाकरे की जो संबंध जोड़े जा रहे हैं, उसको लेकर के कहीं ना जो भी सुर्खियों में आ रही है। आप देख रहे हैं कि बार बार ये हो रहा है कि दिशा पटानी का जब मौत हुई तो सूरज पंचोली उस पार्टी में मौजूद थे। सूरज पंचोली आदित्य राज ठाकरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और कहीं ना कहीं आदित्य राज ठाकरे उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके पीछे पूरा बॉलीवुड माफिया जो है, जिसको कि बॉलीवुड गैंग एक बोले, जो कि एक लॉबी तैयार चलती है एक साथ और एक दूसरे को बचाने के लिए। चाहे वो संजय दत्त अगर जेल जाते हैं तो किस तरह से कि वो बच्चा है, वो गंजाने में गलती हो गई, उसको माफ कर देना चाहिए, किस तरह से एक पूरा बॉलीवुड आ जाता है। सलमान खान जब गाड़ी चला के लोगों को कुचल देते हैं तो उनको बचाने के लिए कितने सारे माउथ जो है वो बाहर उबल पड़ते हैं, तो वो लॉबी भी उनके साथ आ गई। तो ये सारी चीजें जो है इतने एक दूसरे के साथ, बिहार और महाराष्ट्र फिलहाल मुझे जैसा लग रहा है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर सुशांत सिंह राजपूत का परत दर परत जो मामला है जैसे जैसे सुलझता जाएगा, महाराष्ट्र एक्सपोज होती जाएगी और इमोशंस जो हैं वो बिहार को मिलता जाएगा, जो भावना है वो बिहार की तरफ रहेगी। तो ये हम कह सकते हैं कि एक तीर से दो निशाने साधे जा रहे हैं। बिहार में सुशांत सिंह राजपूत बिहार के चुनाव में, उसकी राजनीति में फिलहाल सुर्खियों में जरूर रहेंगे, लेकिन वो चुनावी मुद्दा तभी बन सकते हैं जब तक कि उनके परिजन चुनावी मैदान में नहीं कूदते। सुर्खियों में तो बने रहेंगे। अनीता जी, आपका कहना ठीक है कि सुशांत सिंह राजपूत सुर्खियों में बने रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब बिहार के निवासी, बिहार के रहने वाले जो लोग हैं, मूल बिहारी जो लोग हैं, जब महाराष्ट्र में पिटाई होती है, उनकी गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, उनके काम धंधे समाप्त किए जाते हैं और उनको महाराष्ट्र से, बिहार, मुंबई से निकालने की कोशिश की जाती है, जो शिवसेना करती रही है अतीत में, तो तब भी बिहार के लोग और बिहार के नेता अगर इतने एकजुट हो जाएं तो शायद बिहारी और उत्तर भारतीयों की स्थिति जो है महाराष्ट्र में ठीक हो। आप कुछ कहना चाहती हैं अनीता जी? जब राज ठाकरे की मन से आई थी, उस वक्त में बिहारियों का जब दमन वहां पे हो रहा था, तो आपको याद होगा कि एक बिहारी लड़का मुंबई पहुंचा था, उसने बस में गोलीबारी की थी और उसको फिर पकड़ ली थी पुलिस ने, और उसने कहा था कि मैं अगर किसी भी बिहारी पे कुछ भी आंच आता है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो राज ठाकरे ही क्यों ना हो। और आप याद करेंगे उस समय को, तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं थे, मगर वो मेरे ख्याल से वो पता नहीं, लेकिन सरकार में थे,
और वो वहां पे गए थे जब छठ का त्योहार आया था, और वहां पे गए थे और उन्होंने उनके साथ छठ मनाए थे। लालू प्रसाद यादव भी वहां गए थे और छठ मनाए थे, और दोनों ने ये वादा किया था लोगों से कि अगर हमारे बिहारी भाइयों पे कोई भी आंच आती है तो हम उनके साथ खड़े हैं। ये उस वक्त तो था, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं जो बिहारियों की सुरक्षा को लेकर, खासकर इस कोरोना काल में आप देखेंगे जब बिहारी प्रवासी जब यहाँ से निकलना शुरू हुए तो बिहार की सरकार कहीं ना कहीं एक निष्क्रिय सी नजर आई। वो बिल्कुल ही उनका जो रवैया था, उनका जो एटीट्यूड था, वो बहुत उदासीन था। न बिहार, दिल्ली के चाहे कहीं भी बिहार सरकार की जो उनकी जो बिहार भवन होता है जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिहार गवर्नमेंट वहां पे बैठते हैं, ना उनकी तरफ से वहां जाके लोग उनकी तरफ से कोई सुविधा मुहैया किया जा रही थी या हेल्पलाइन नंबर्स इशू किए जा रहे थे, और ना ही उस वक्त में इमीडिएटली, जो बाद में बहुत सारे बयान आए, लेकिन इमीडिएटली अगर रिएक्शन कहें कि नीतीश कुमार का बहुत अच्छा आया था तो वो बिल्कुल साइलेंट होकर बैठ गए थे। तो वो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिहारियों के दमन पे बिहार की सरकार ने कभी आवाज नहीं उठाई या उनको प्रोटेक्शन देने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो जब वो चुनावी मुद्दा रहा, ये निरंतर अगर चलता रहता सालों भर 24 घंटे 24x7 कि मेरा बिहारी मजदूर, मेरा बिहारी कहीं भी अगर है और उसको अगर कोई तकलीफ होती है तो बिहार सरकार उसके साथ है, तो शायद ये बहुत ही उस बिहारी के लिए भी एक सपोर्ट होगा और वहाँ की सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 73 साल बाद भी अगर हम किसी राज्य के मूल निवासी नहीं है तो उसको कष्ट भुगतना पड़ता है। हम हिंदुस्तान के वासी हैं, भारत के वासी हैं, शायद ये राजनेताओं के लिए कोई मायने नहीं रखता है। दिल्ली में देखने में आया जब कोरोना काल हुआ तो किस प्रकार से प्रवासी मजदूरों को बाहर धकेल दिए गए, जैसे वो इस राज्य के नागरिक, इस देश के नागरिक ही नहीं है। ये जो टुकड़ों में बटा हुआ देश अभी हमें दिखाई दे रहा है कि कोई बिहारी है, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, ये देश के लिए आने वाले समय में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहने वाली, ये अच्छी स्थिति नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं, हम पूरा देश हमारा है, हम कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। धारा 370 कश्मीर में हटी है और इसी बात की खुशियां मनाई गई है कि आज इतने वर्षों बाद देश एक झंडे के नीचे आया है, एक संविधान के नीचे आया। पहली बार ऐसा हुआ पिछले साल जब ये 370 धारा हटी है। और हम अपने ही राज्यों में अगर हम दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं तो वहां हमें वो सम्मान नहीं है, तो ये चिंता का विषय। और देश के नेताओं को सोचना चाहिए कहीं वो आग से तो नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि ये जो आग वो भड़का रहे हैं किसी दिन उनको ही जलाएगी। और अतीत में हमें पता है कि जिन राजनेताओं ने इस तरह किसी न किसी आग से खेलने का प्रयास किया है, चाहे वो आतंकवाद को समर्थन देकर हो, चाहे वो पड़ोसी मुल्क के अंदर किसी विशेष वर्ग को समर्थन देकर हो, उसकी कीमत उन्होंने ही चुकाई है, देश ने ही चुकाई है। चलिए, बिहार अपडेट में आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे। रवि जी, आप चर्चा में हमारे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद। मनीष जी, आपका भी धन्यवाद। अनीता जी, आपका भी धन्यवाद। आप लोगों से हम निरंतर अनुरोध करते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपनी बात हम तक पहुंचाएं। हम उस पर चर्चा करेंगे, उनको उन मंचों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जहां से इनका उत्तर मिल सकता है, जहां से उनका समाधान हो सकता है। आप हमें लिखें biharupdate@gmail.com पर। गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा अपने जो मोबाइल ऐप है वो डाउनलोड करें और उसके माध्यम से भी हमसे जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार।